नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका जो वीडियो है वो एसएससी जीडी 2022, एसएससी सीजीएल और हाई कोर्ट की जो आपकी वैकेंसी आई है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर आप हिस्ट्री पर आधारित एमसीक्यू करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आपको एक अच्छा रिवीजन कराएंगे पूरी हिस्ट्री का, जहाँ से आप एक अच्छा कंटेंट लेकर जाने वाले होंगे। तो आज पहली क्लास है आपकी हिस्ट्री की, तो मिक्स क्वेश्चन होंगे। बाद में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट करके बताएं आप मिक्स क्वेश्चन करना चाहते हैं या चैप्टर वाइज करना चाहते हैं। तो आप जैसा कहेंगे वैसे एमसीक्यू आपको करवाए जाएंगे। लेकिन इसके लिए आप पहला अपना ये कार्य करिए कि एमसीक्यू के साथ आप उनका रिविजन भी करिए, है ना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। यहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं या डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर क्विक रिवीजन क्लासेस सर्च करिए, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर आपको? तो 24,000 से अधिक वैकेंसी है एसएससी जीडी 2022 की। तो आपके पास 24,000 से अधिक मौके हैं इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने के लिए। तो लगातार जुड़े रहना है आपको अपनी पढ़ाई के साथ, अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना है और निरंतर आपको मेहनत करते रहना है। यही एक तरीका है अपने आप को सफल बनाने का। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट हिस्ट्री का। तो इससे पहले कि मैं आपका पहला प्रश्न शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन होगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है आपका, किस बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक पूर्ण हुए? बताइए, किस बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक पूर्ण हुए? बताइए, पहली में या दूसरी में या तीसरी में या चौथी में? बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है? बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, पहली बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक पूर्ण हुए। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, आर्यों को उत्तर में किस संस्कृति से जोड़ा जाता है? बताइए, आर्यों को उत्तर में किस संस्कृति से जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए है आपका वैदिक एवं पौराणिक संस्कृति से, ऑप्शन बी है आपका द्रविड़ एवं तमिल संस्कृति से, और ऑप्शन सी है आपका मुंडा संस्कृति से, या ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आर्यों को उत्तर में किस संस्कृति से जोड़ा जाता है? तो दूसरे का जो ऑप्शन होगा, जो सही ऑप्शन है आपका, वो बी है, द्रविड़ एवं तमिल संस्कृति से। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, फतेहपुर सीकरी शहर किस बादशाह ने बनवाया था या बसाया था? बताइए, फतेहपुर सीकरी शहर किस बादशाह ने बनवाया था या बसाया था? तो ऑप्शन ए है आपका बाबर, बी है अकबर, और सी है आपका शाहजहां, और डी है आपका औरंगजेब। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए, फतेहपुर सीकरी शहर किस बादशाह ने बनवाया था? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन होगा। कौन सा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, अकबर ने बनवाया था। क्लियर है आपको? अकबर ने बसाया था कौन सा शहर? फतेहपुर सीकरी। ये आगरा के पास में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपका, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? बताइए, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? सायरा बेगम था, या गुलबदन बेगम था, या रुखसार बेगम था, या रजिया बेगम था? बताइए जल्दी से, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? जल्दी से बताइए। बताइए क्या नाम था बाबर की पुत्री का नाम? तो बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री का नाम था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? बताइए, औरंगजेब का मकबरा कहां पर स्थित है? अगर आप लगातार न्यूज देख रहे हैं तो ये पिछले दिनों महीनों में ये कंट्रोवर्सी में भी रहा था, करंट न्यूज में भी रहा था। बताइए, ऑप्शन ए आगरा में, बी दिल्ली में, सी औरंगाबाद में, डी कानपुर में। बताइए औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? तो पांचवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, औरंगाबाद में है। क्लियर आपको? कहां पर स्थित है? सी औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? बताइए, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था?
ऑप्शन ए है आपका अकबर और हेमू, बी है अकबर और महाराणा प्रताप, सी है आपका बाबर और हेमू, और डी है आपका बाबर और महाराणा प्रताप। तो बताइए पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में, या अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, या बाबर और हेमू के बीच में, या बाबर और महाराणा प्रताप के बीच में? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो किसके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। कब हुआ था इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? बताइए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और सी ऑप्शन है आपका 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या डी ऑप्शन निश्चित नहीं किया जा सका। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सातवें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? बताइए, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए है आपका मिस्र की सभ्यता, बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी है चीन की सभ्यता, डी है आपकी ग्रीक सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? देखिए यहां पर प्रश्न पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ध्यान पूर्वक पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये नहीं शब्द बहुत ही छोटा है ना। तो बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं जल्दबाजी में और गलत आंसर को टिक लगा के चले जाते हैं। तो आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आठवें का डी ऑप्शन आपका सही है, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां से कहां तक विस्तृत थी? बताइए। ऑप्शन ए है आपका पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी है आपका राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, और ऑप्शन सी है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, और ऑप्शन डी है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, या राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका 9 का सही हो जाएगा? 9 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? बताइए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? ऑप्शन ए है आपका सुरकोटदा, बी है वणावली, सी है लोथल, और डी है आपका कालीबंगा। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले थे? तो जो ये अवशेषों वाली चीजें हैं ये आपको जरूर याद रखनी है, कौन सी स्थल से क्या क्या मिला है, क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में और लोग बहुत ही बारीकी से इस उत्तर को गलत कराते हैं। तो 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, सुरकोटदा से मिले हैं। क्लियर है आपको? कहां से मिले हैं घोड़े के अवशेष? सुरकोटदा से मिले हुए हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? बताइए, तीर्थंकर हुए हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ऑप्शन ए है आपका 20, बी है 22, और सी है आपका 24, और डी है आपका 14। तो बताइए जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 11वें का। तो 11वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 24 हुए हैं। क्लियर आपको? टोटल कितने हुए हैं? 24 हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? बताइए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका जैनों से, बी है बौद्ध का, और सी है आपका सिखों का, और डी आपका है हिंदुओं का। तो बताइए त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ? तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 12वें का। 12वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? बौद्धों से संबद्ध है। कौन सा? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध बौद्धों से है। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध ने
निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? यहां पर नय नहीं होगा, ने होगा। क्लियर है आपको? यहां पर क्या होगा? ने होगा। इतना ध्यान रखिए, थोड़ा मिस टाइपिंग हो जाती है जल्दबाजी में। तो बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया था? ऑप्शन ए है आपका कुशीनारा या कुशीनगर में, बी है कपिल वस्तु में, सी है पावा में, डी है आपका कुंडुग्राम में। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो 13वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? कुशीनगर यानी कि कुशीनारा में प्राप्त किया था। तो बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। क्लियर आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है यहां से। अगला प्रश्न है आपका, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? बताइए जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए है आपका अरिष्टनेमी, बी है पार्श्वनाथ, यहां पर नाथ होगा, ठीक है, सी है आपका अजीतनाथ और डी है आपका ऋषभदेव। बताइए जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी थे या पार्श्वनाथ थे या अजीतनाथ थे या ऋषभदेव थे? प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो 2018 का री एग्जाम देने वाले हैं या एसएससी जीडी की परीक्षा देने वाले हैं या पीसीएस 2023 का एग्जाम देने वाले हैं या आप पेट 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके हर एग्जाम के लिए ये हिस्ट्री की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे सीधे आएंगे। तब आप बहुत ही मजा आ रहा होगा, आप लगातार पढ़ते रहेंगे। तो जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी या पार्श्वनाथ या अजीतनाथ या ऋषभदेव? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 14वें का ऑप्शन डी आपका सही है, ऋषभदेव। क्लियर आपको? एसएससी जीडी वालों से तो मैं एक बार गुजारिश करूंगा कि वो लोग नकारात्मक लोगों से बिल्कुल दूर हो जाएं, स्वयं पर भरोसा रखें और लगातार पढ़ाई करते रहें। क्लियर है आपको? 2-2.5 महीने के लिए बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर दीजिए इस परीक्षा के लिए, और आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका सही है, ऋषभदेव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे या पहले तीर्थंकर थे। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बताइए बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन ए है आपका बिंबिसार, बी है आपका अशोक और सी है आपका बिंदुसार और डी है आपका अकबर। तो एबीसीडी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही है आपको कमेंट करके बताना है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, बिंबिसार के शासनकाल में। क्लियर है आपको? बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, यह आपका आधुनिक भारत के इतिहास से है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? बताइए वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए है आपका फ्रांसिस डी अल्मेडा, ऑप्शन बी है आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क और ऑप्शन सी है आपका वास्को डी गामा और ऑप्शन डी है आपका रॉबर्टी डी नोबली। तो आपको कमेंट करके बताना है कि वास्को डी गामा किस सन में भारत आया था। समझ रहे हैं आप? तो इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है किस सन में वास्को डी गामा भारत आया था। तो वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? फ्रांसिस डी अल्मेडा ने या अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने या वास्को डी गामा ने या रॉबर्टी डी नोबली ने? तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 16वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया था? पुर्तगाली जो राज था वो गोवा में स्थापित किया था, गोवा को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। तो इसका सही आंसर क्या है? बी है। क्लियर आपको? बी आंसर बिल्कुल सही है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो सर टॉमस रो था या राल्टा विता था या सर जोन्ड था या सर जानसूर था? तो बताइए वह अंग्रेज यात्री कौन था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सर टॉमस रो या राल्टा विता या सर जोन्ड या सर जानसूर? तो 17 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। कौन सा है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 17वें का सर टॉमस रो ने आकर मुलाकात की थी, किससे? जहांगीर के दरबार में आकर।
क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो कौन सा राजवंश था जिसने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए है आपका कदंब ने, बी है राष्ट्रकूट ने, सी है चोल ने और डी है आपका चेर ने। यह आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था आपको जल्दी से बताना है। कदंब ने कराया था, या राष्ट्रकूट ने कराया था, या चोल ने कराया था, या चेर ने कराया था? तो 18वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। क्लियर है आपको? तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी के द्वारा कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? बताइए, कांची में थी, या मदुरई में थी, या कावेरी पट्टनम में थी, या तिरुचि में थी? बताइए, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? कांची में, या मदुरई में, या कावेरी पट्टनम में, या तिरुचि में? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, मदुरई में है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए, दंती दुर्ग था, या अमोघवर्ष था, या गोविंद तृतीय था, या इंद्र तृतीय था? बताइए, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, या अमोघवर्ष, या गोविंद तृतीय, या इंद्र तृतीय? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो 20 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, दंती दुर्ग था। क्लियर आपको? कौन था? दंती दुर्ग था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका उदारवादी चरण, बी है उग्रवादी चरण, सी है गांधी युग और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। यह आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए, सरोजनी नायडू थी, या भीखाजी कामा थी, या एनी बेसेंट थी, या विजय लक्ष्मी पंडित थी? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। जो पहली अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, लेकिन प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। तो यहां पर दो तरीके का प्रश्न बनता है। एक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो तो थी एनी बेसेंट। और एक दूसरा प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तब आंसर हो जाता है सरोजनी नायडू। क्लियर है आपको? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है आपका, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, 1908 में हुई थी, या 1903 में हुई थी, या 1906 में हुई थी, या 1905 में हुई थी? बताइए, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1908 में, या 1903 में, या 1906 में, या 1905 में? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 23 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 1906 ईस्वी में हुई थी। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? बताइए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया थी, या केसरी थी, या कामरेड थी, या अल हिलाल थी? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 24 का बी ऑप्शन आपका सही है, केसरी थी। क्लियर है आपको? कौन सी थी? केसरी थी। अगला प्रश्न है आपका, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? बताइए, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? ए बिपिन चंद्रपाल का है, बी लाला लाजपत राय का है, सी सरदार भगत सिंह का है, या डी इनमें से कोई नहीं? बताइए, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, या डी इनमें से कोई नहीं? तो 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, लाला लाजपत राय। क्लियर आपको?
बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। शेरे पंजाब किसका उपनाम था? लाला लाजपत राय का था। क्लियर है आपको? तो ये रहे आपके टोटल 25 क्वेश्चन एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और अन्य परीक्षाएं जहां पर हिस्ट्री पूछी जाती है उनके लिए ये महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन थे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए, और जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं वीडियो के दौरान उनका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए, अगर आपने लक्ष्य लिया है इस किसी भी भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो एक टारगेट लेकर चलिए। मन को दिन में 1-2 बार जरूर याद दिलाइए कि वो क्या करने वाला है, उसका प्लान क्या है, उसका फ्यूचर प्लान क्या है, अगले 1 वर्ष में वो कहां पर पहुंचना चाहता है। तो अगले 3 महीनों का प्लान बनाइए कि इस टाइम पर मुझे ये एग्जाम देना है और मुझे हर हाल में इसमें अच्छा करना है ना। तो उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी, लगातार एक अच्छे गाइडेंस में जुड़े रहना होगा जो आपको लगातार मोटिवेट रखे और आपको अपनी पढ़ाई के लिए सजग बनाकर रखे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगातार गाइडेंस दिया जाएगा और बल्कि साथ में अच्छा कंटेंट दिया जाएगा ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो सके। तो अभी आपको सिर्फ उन लोगों के साथ जुड़ना है जो आपको सकारात्मक बनाएं, जो आपको मोटिवेटेड रखें, ताकि आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएं। अपनी आदतों पर आपको ध्यान देना होगा और एक अच्छी प्लानिंग के साथ अपनी तैयारी करनी होगी। तो आपके पास 24,000 से अधिक मौके हैं इन पदों पर अपना सिलेक्शन पक्का करने का। तो लगातार पढ़ाई करते रहिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके यह भी बताइएगा कि आप ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन में मॉक टेस्ट करना चाहते हैं या चैप्टर वाइज करना चाहते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। क्लियर है आपको? तो लगातार बने रहिएगा अपनी पढ़ाई के साथ, हमारे चैनल के साथ। आपकी 101% तैयारी कराई जाएगी जीएस सेक्शन की, ताकि आपका जो लक्ष्य है वो आप उसे हासिल कर सकें। क्लियर है आपको? तो आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए अच्छी जगह पर जुड़े जो आपको अच्छा कंटेंट दे सके। और एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, लाइव क्लास में पढ़कर अपना समय मत जाया करिएगा। लाइव क्लास में टीचर दूसरों के कमेंट पढ़ते रहते हैं और उससे उनका बच्चों का, जो सीरियस बच्चे हैं, उनका समय बहुत बर्बाद होता है। जो चीज 20 मिनट में पढ़ी जा सकती है वो लाइव क्लास में 60 मिनट में पूरी होती है। समझ रहे ना आप? तो अपने समय को बचाइए और लाइव क्लास में अपना समय मत जाया करिए। बड़ी बड़ी मैराथन मत पढ़िए। वहां पर टीचर आधे टाइम पे तो बातें करते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, और इससे क्या होता है, स्टूडेंट का समय बहुत खराब होता है। तो अपना फोकस बनाकर रखिए और कभी भी लाइव क्लास के चक्कर में मत पड़िए। मैथ की आप पढ़ सकते हैं कि वहां पर आपको कमेंट में पूछना होता है, रीजनिंग की पढ़ सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, इन सब की लाइव क्लास के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। टीचर आपके कमेंट्स नहीं पढ़ेगा, दूसरों के कमेंट्स आपको सुनाएगा और फिर क्या होगा, आपका नुकसान होगा। समय बहुत बहुमूल्य है। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you.